हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग एक बार पुनः 10वीं कक्षा के लिए बहुपद और बहुपद का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा। और बहुपद में आज हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये समझकर पढ़ाएंगे कि आप कुछ जानते ही नहीं हैं। अब यहाँ से आपको कुछ हेडिंग्स दिखाई दिए होंगे, आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और इनमें से अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो ये हमारा व्हाट्सएप है, इससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं, आज ये जानकर आपको पढ़ाएंगे कि आपने बहुपद के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा। अगर और जीरो लेवल पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, आपको चर अचर पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल पर जा करके क्लास 9th का एक वीडियो हमने बनाया अलजेब्रा का, उसमें चर अचर सजातीय विजातीय बीजगणितों का जोड़ घटाना सब कुछ बताया। वहाँ से अगर आप देख लेंगे तो ये समझिए कि आपका पूरा बीजगणित समाप्त ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बेसिक समझ में आ गया तो आप ये समझिए कि आपके सामने कुछ भी आ जाए आप उससे घबराएंगे ही नहीं। लेकिन जब नींव ही मजबूत होगी, नींव मजबूत नहीं होगी, तो आप समझ सकते हैं कि उस पर घर कैसे बना सकते हैं। अगर नींव मजबूत है तो आप उस पर महल भी बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज़ बहुपद है, तो हमारा हेडिंग भी बहुपद है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। कोई बीजीय व्यंजक या तो बहुपद होगा या तो बहुपद नहीं होगा। अगर एक हमें समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा। तो बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा, सपोज करिए हमारे पास px लिखा है। px का मतलब ये हो गया कि जो बीजीय व्यंजक होगा वो किसके पदों में होगा, x के पदों में होगा। अगर हमारे पास py लिखा होता तो बीजीय व्यंजक किसके पदों में होता, y के पदों में होता। अगर pz लिखा होता तो हमारा बीजीय व्यंजक किसके पदों में होता, z के पदों में होता। ये बात समझ में आपको आ रहा है ना। तो px से घबराना मत, इसका ये मतलब है कि जो हमारा बीजीय व्यंजक होगा वो x के पदों में होगा। अगर py होगा तो y के पदों में होगा, अगर pz होगा तो z के पदों में होगा। हमने मान लिया कि px ही है और हम px इक्वल लिख रहे हैं क्या, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an(x टू पावर n। बात समझ में आ रहा है ना। और लिख सकते हैं कि जहां a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an आपके पास एक वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ चुका है, वास्तविक संख्याएं हैं। और दूसरा चीज क्या है कि यहां से क्या लिखा है कि तथा an इज नॉट इक्वल 0, an इज नॉट इक्वल 0 है। और साथ ही साथ हमारे पास जो, ठीक है ना, घात है, चर का जो घात है, चर का जो घात है, मतलब चर का घात 1 है, चर का घात 2 है, चर का घात 3 है और चर का घात n है। तो ये हमारे पास एक ऋणात्तर होगा। ऋणात्तर का मतलब नॉन निगेटिव होगा, नॉन निगेटिव होगा। अगर हमारा चर का घात नॉन निगेटिव हो, मतलब एक धन पूर्णांक हो, एक क्या हो, धन पूर्णांक हो, तो उस स्थिति में वो जो हमारा बीजीय व्यंजक होगा एक बहुपद होगा। एक क्या होगा, बहुपद होगा। जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास एक बीजीय व्यंजक लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर यहाँ देखा जाए तो x का पावर 2 है, x का पावर 1 है। बताओ 2 और 1 नॉन निगेटिव है कि नहीं है, बिल्कुल 2 और 1 नॉन निगेटिव, दूसरे भाषा में कहे तो एक धनात्मक पूर्णांक है। और साथ ही साथ मैंने यही कहा कि अगर चर का घात नॉन निगेटिव होगा तो उस स्थिति में वो हमारा बीजीय व्यंजक क्या होगा, एक बहुपद होगा। दूसरे चीज में अगर देखते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं लिखा है, ठीक है ना, 2 रूट में
ठीक है ना, एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस 3 लिखा है हमारे पास 2 रूट में एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स प्लस 3। अब अगर देखा जाए तो हम रूट को इससे मुक्त कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। आप बताइए 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 ये बीजीय व्यंजक में जो चर के घात हैं वो नॉन नेगेटिव हैं कि नहीं है? तो उस स्थिति में ये बीजीय व्यंजक हमारा क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आपको कोई फंसाने के लिए करड़ी दिखा दे तो आप फंसिएगा मत, आप उसको हल करके देखिए कि करड़ी से वो मुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब अगर वर्गमूल मुझे उसका पता होगा तो करड़ी से मुक्त होगा, अगर वर्गमूल नहीं पता होगा तो करड़ी से मुक्त नहीं होगा। उस स्थिति में उसके ऊपर एक प्रमेय संख्या आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास लिखा है 3x स्क्वायर रूट में x क्यूब लिखा है प्लस 2 लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को लिख सकते हैं 3x स्क्वायर और x रूट में x प्लस 2। अगर देखा जाए तो 3x स्क्वायर x के पावर 1 माना जाएगा, इसका मतलब हाफ माना जाएगा प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ से क्या होगा, इसको हल करेंगे, अगर दोनों का आधार समान है तो उस स्थिति में उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। जब एक में हाफ जोड़ेंगे तो 3/2 होगा और प्लस 2 होगा। अब देखिए चर का घात क्या एक पूर्णांक है? नहीं, एक प्रमेय संख्या है, ठीक है ना, भिन्नात्मक है। तो उस स्थिति में यह बीजीय व्यंजक हमारे पास बहुपद नहीं होगा। और मान लेते हैं कोई फंसाने के लिए दे दिया जाए ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 1/2 x टू पावर -1 प्लस 3। अब कोई पूछे बताओ ये बीजीय व्यंजक बहुपद है कि नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये बहुपद होगा। ये मत देखिए कि चर का घात नॉन नेगेटिव है, नहीं, इसको हल करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 1/2 x प्लस 3 मिलेगा। अब बताइए चर का घात नॉन नेगेटिव है कि नहीं है? तो उस स्थिति में यह बीजीय व्यंजक क्या होगा, बहुपद होगा। 100 की सीधी बात, अगर हमारे कोई बीजीय व्यंजक है और बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर का घात नॉन नेगेटिव हो और साथ ही साथ भिन्नात्मक ना हो तो उस स्थिति में वह बीजीय व्यंजक बहुपद होता है। और अगर इनमें से कोई एक फॉलो कर ले जा रहा है तो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है चीज ना? अब इसके बाद चलते हैं, दूसरा चीज है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप का मतलब ये क्या है कि अगर हम लोग बहुपद के घातों को एक निश्चित क्रम में रख दें, निश्चित क्रम का मतलब या तो आरोही क्रम में अथवा अवरोही, मतलब घटते या बढ़ते। बात समझ में आ रहा ना? अगर हम लोग बहुपद के घातों को एक निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम का मतलब घटना या बढ़ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दूसरे भाषा में आरोही अवरोही कहते हैं। तो अगर हम बहुपद के घातों को एक निश्चित क्रम में रख दे तो वही बहुपद का क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास लिखा है 5x टू पावर 4 3x टू पावर 3 प्लस x स्क्वायर, यहाँ मान लेते हैं 3 लिखा है, यहाँ मान लेते हैं 5 लिखा है, प्लस 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से घातों को एक व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा गया है। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 5 है, तो क्या ये व्यवस्थित है? नहीं। या तो इसको आप लोग क्या करिए, घटते हुए क्रम में रख दीजिए या बढ़ते हुए क्रम में। मतलब इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 3x टू पावर 5 प्लस 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2। यही जो हमारा होगा बहुपद का कौन सा रूप होगा, मानक रूप होगा। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2x स्क्वायर 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 3x टू पावर 5। ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा क्या है भैया, सही है। तो हम आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बहुपद का मानक रूप आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर हम बहुपद के जो चर हैं उन चर के घातों को एक निश्चित क्रम में रख दे तो वही बहुपद का एक क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। कोई पूछे निश्चित क्रम का मतलब क्या है तो आप लिख दीजिए घटना या बढ़ना। अब इसके बाद आइए अगला चीज हमारे पास है बहुपद का घात,
ठीक है ना। बहुपद का घात का मतलब ये है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। ये क्या होता है भैया, इसका ये मतलब है कि बहुपद के चर का महत्तम घात, चर का महत्तम घात, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, महत्तम घात उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। अब आइएगा, जैसे मान लेते हैं हमने आपको बताया, सपोज करिए हमारे पास एक बहुपद है px, लिखा x टू पावर 5 3x² प्लस x प्लस 2। कोई पूछे इस बहुपद का घात कितना होगा, तो हमने कहा उस बहुपद का घात कहलाता है कौन, बहुपद के चर का महत्तम घात। अब बताओ इस चर का घात 5, इस चर का घात 2, इस चर का घात 1, बताओ सबसे बड़ा कौन है, 5, तो इसका घात कितना होगा, 5 होगा। इतना बात समझ में आ गया ना। दूसरे भाषा में अगर हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल हो जाए 3x³ प्लस 2x² प्लस 1, अगर कोई पूछे कि इस बहुपद का घात कितना होगा, तो आप लोग का आंसर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इतना बात तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगला जो हमारे पास हेडिंग है पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला है एक पदी बहुपद, जिसमें केवल और केवल एक ही पद उपस्थित हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 3x, 5x² 3x³ 2, ठीक है ना, etc। ये हमारा क्या होगा भैया, एक पदी होगा। कोई पूछे बताओ थोड़ा सा अपवाद के तौर में 2x² प्लस x² कितने पद हैं, तो आप कदापि मत कहिए कि सर जी यहाँ 2 पद हैं, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग हल भी कर सकते हैं। ब्राइटनेस कम करो थोड़ा सा, इस चीज़ को हम हल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 3x² होगा और ये अब मिला जुला करके कितने पदी माने जाएंगे, एक पदी ही माने जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। मतलब अगर हल करने के उपरांत पदों की संख्या 1 होती है, तो उस स्थिति में हम लोग उसे क्या कहते हैं, एक पदी, मोनोनॉमियल। बात समझ में आ रहा है ना। अगर एक ही पद होंगे तो मोनोनॉमियल होगा, अगर 2 पद होंगे तो द्विपदी होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोनॉमियल। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल 2x प्लस 5 3x² प्लस 2 2x प्लस 3 3x³ प्लस 5, सब में कितने पद हैं, 2 पद हैं। कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो ये कितने हो जाएंगे भैया, द्विपदी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे अपवाद के तौर पर x² प्लस 5x प्लस 3x, बताओ यहाँ कितने पद हैं, तो कदाप मत कहिए कि 3 पद है, क्योंकि इस चीज़ को लिख सकते हैं x² 5 धन 3 8x। तो भैया अब मिला जुला करके कितने पद हो गए, 2 पद। इसके आगे इनको ना जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इसका ये लास्ट स्टेज है। उसी के अनुसार मैंने कहा कि इस बहुपद में पदों की संख्या कितनी है भैया, 2, तो ये 2 पद ही माना जाएगा। इतना बात क्लियर है। अब इसके बाद त्रिपदी समझ में आ गया होगा। अगर पदों की संख्या 3 होगी तो त्रिपदी कहलाएगा। जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें अगर देखा जाए, ax³ प्लस bx² प्लस cx, इसमें कितने पद है भैया, 3 पद हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। अगला आता है शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल। अब ये शून्य बहुपद क्या होता है, अगर सभी चरों का गुणांक 0 हो जाए तो उस स्थिति में हमारे पास शून्य होगा। मतलब कोई पदे ना हो उसमें, जिसके कोई पद ना हो, शून्य होगा। अगर एक पद है तो एक पदी होगा, 2 पद हैं तो 2 पदी होगा, 3 पद हैं तो त्रिपदी होगा, चतुर्थ पद हैं तो चतुर्थ पदी होगा। उसी प्रकार से एक शून्य है, शून्य का मतलब कुछ नहीं। हम पूरे ब्लैक बोर्ड को ऐसे भर दें, ठीक है ना, पूरे ब्लैक बोर्ड को ऐसे भर दे
तो क्या भैया इसका कोई मतलब है? ये तो शून्य है ना, क्योंकि सभी चरों के गुणांक कितना है? शून्य है, और ये केवल और केवल शून्य है, इसमें कोई पदे नहीं है। तो उस स्थिति में ये कैसा बहुपद होगा? शून्य बहुपद होगा। इतना बात तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम अगला टारगेट फॉलो करते हैं। हेडिंग नंबर 5 हमारे पास है घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। यहाँ हमें 3 प्रकार के बहुपद पढ़ना है। रेखिक बहुपद जो कि हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम 2 नए प्रकार के बहुपद पढ़ेंगे, एक द्विघात और एक त्रिघात। तो रेखिक बहुपद जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास उसका अधिकतम घात 1 हो तो लीनियर होगा। जैसे मान लेते हैं 3x + 5। अगर कोई पूछे कि बताओ ये कौन सा बहुपद होगा, तो आप लोग क्या नाम देंगे? रेखिक बहुपद होगा। काहे होगा? क्योंकि चर का घात कितना है? चर का घात 1 है। अगर बहुपद का घात 1 होगा तो रेखिक, बहुपद का घात 2 होगा तो द्विघात, बहुपद का घात 3 होगा तो त्रिघात। इसमें पदों की संख्या का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें 2 पद भी हो सकते हैं, 1 पद भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने 3x ही केवल लिख दिया। अब कोई पूछे कितने बहुपद होंगे घातों के आधार पर, तो आप लोग क्या कहेंगे? रेखिक होंगे। कितने होंगे? रेखिक बहुपद है, क्योंकि इस चर का घात कितना है? इस चर का घात 1 है, इसलिए यह रेखिक होगा। जैसे x + y + 2। अब ये बताओ, इसमें तो 2 चर आ गया है, लेकिन सभी के घात कितने हैं? 1 है ना, तो ये 2 चर रेखिक समीकरण हो गया। ये 2 चर रेखिक समीकरण हो गया। लेकिन अगर x + y + z = 2 ला दे तो ये ठीक है ना। ये हमने कहा 2 चर, हमने क्या कहा भाई? 2 चरों वाला रेखिक बहुपद है। और इसमें कितने हैं? 3 चर वाले हैं, लेकिन सभी के घात 1 हैं, तो ये भी आपका रेखिक ही होगा। इसमें 3 चर हैं, 3 चरों वाला रेखिक बहुपद। बात समझ में आ रहा है ना? अब मान लेते हैं हमारे पास द्विघात है, तो अगर उस बहुपद का घात 2 हो जाए तो द्विघात बहुपद। जैसे हम केवल अगर लिख दिए 5x²। कोई पूछे इसमें कै घात है, तो आप लोग क्या कहेंगे? 2। तो ये कै घात होगा? द्विघात वाला होगा। इसी के साथ अगर हम 3 जोड़ दें तब भी कितना होगा? द्विय होगा। ठीक है ना, मतलब द्विघात ही होगा। अगर इसके साथ हम लोग 3x + 2 जोड़ दें तब भी कितने घात का होगा? द्विय घात का होगा। और इसी प्रकार से अगर हम त्रिघात के बारे में बात करें तो सपोज करिए हमने कुछ ऐसा लिखा और इस चर का घात अधिकतम मैक्सिमम कितना है? 3। तो ये कौन से घात का बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद, जिसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इतनी बात तो सबको स्पष्ट हो गई होगी। अब ठीक है ना, इतनी बात सबको स्पष्ट हो गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, एक चीज़ और क्या है भाई, किसी को अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आप हमें से ज़रूर शेयर करिए। हम आपकी प्रॉब्लम का हर एक निदान के लिए ही हैं। ध्यान दीजिएगा, बात यहाँ पर ये आती है कि अगर रेखिक बहुपद होगा, जैसे मान लेते हैं x + 5 = 0, तो इसके कितने शून्यक होंगे? मैंने बताया ना, शून्यक। किसी बहुपद का शून्यक, किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है? किसी बहुपद का शून्यक, किसी बहुपद का शून्यक, किसी बहुपद का शून्यक वह मान होता है, किसी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जिसे रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। मैंने क्या कहा? किसी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जिसे रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना?
जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बहुपद है x + 5 = 0, सॉरी x + 5 है, एक रेखिक बहुपद है। अब मान लेते हैं इस बहुपद को शून्य करना है, तो ऐसा x के जगह पर किस वैल्यू को पुट कर दें जो इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करिए, उसको 0 के बराबर कर लीजिए और उस चर का मान निकाल लीजिए x = -5। अगर हम लोग इस समीकरण में x के जगह पर -5 पुट कर दे, अगर इस समीकरण में x के जगह पर -5 पुट कर दे तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं, मतलब -5 पुट कर देंगे तो इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा भैया, 0 ही हो जाएगा। देखिए x का मान -5 + 5 = 0, तो पूरा 0 हुआ ना। काहे 0 हुआ, इसके लिए 0 हुआ, तो यही इस बहुपद का क्या होगा भैया, शून्यक होगा। तो भी मैंने बताया किसी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जिसे रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ रेखिक था तो इसके 1 शून्यक थे, अगर द्विघात होता तो कितने शून्यक होते, 2 शून्यक होते। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक द्विघात बहुपद है x² + 5x + 6 है। अगर कहा जाए इसके कितने शून्यक होंगे, तो कोई पूछे इसके कितने शून्यक होंगे, तो आप लोग का उत्तर होगा इसके 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। क्यों 2 शून्यक होंगे, क्योंकि इसका घात 2 है, तो जय घात का बहुपद होगा उतना ही उसके शून्यक प्राप्त होते हैं। मतलब इसको अगर हम लोग फैक्टर कर दे तो मुझे मिलेगा क्या, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ x + 3 और x + 2 आपको यही मिलेगा। इसको 0 के बराबर कर लीजिए, एक मान x = -3 मिलेगा, एक x = -2 मिलेगा। हम इस बहुपद में x के मान को अगर -3 पुट कर दे तब भी इस पूरे बहुपद का मान 0 मिलेगा, और अगर -2 भी रख दें तब भी इस बहुपद का मान 0 ही मिलेगा। अर्थात -3 - 2 इस द्विघात बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो एक मतलब सीधी लाइन में बता रहा हूँ यही बात कि किसी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जिसके लिए पूरे बहुपद का मान 0 कर दे, वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद जितने घात का होता है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। एक घात का होगा तो 1 शून्यक, द्विघात के होंगे तो 2 शून्यक, 3 घात के होंगे तो 3 शून्यक, और n घात के होंगे तो उसके n शून्यक होंगे। इतना बात तो सबको स्पष्ट हो गया होगा। अब सुनिए, अब मैं आपको अगले वीडियो में आपकी प्रश्नावली, ठीक है ना, आपको उपलब्ध कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।